हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर मीनूज कॉमर्स आईक्यू। और हमारी सीरीज चल रही है अमेलगमेशन की। ये वीडियो इस सीरीज़ की 4th वीडियो है एंड दिस इज़ रिलेटेड टू जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। देखो, पूरा टॉपिक अगर क्लियर करना है तो लास्ट की 3 वीडियोस भी ज़रूर देख लें, चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, बाद में भूल जाते हो। सो बी रेडी विद योर पेन एंड रजिस्टर टू नोट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। अब यहाँ देखो, परचेजिंग कंपनी में कौन सी एंट्रीज होंगी हमारी? ओपनिंग एंट्रीज होंगी। लास्ट वीडियो में हमने सेलिंग कंपनीज की पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी? क्लोजिंग एंट्री, क्योंकि वो क्या हो रही है, बुक क्लोज हो रही है। क्लियर। अब अमेलगमेशन हमने पढ़ा AS 14 के अकॉर्डिंग, सारी डिस्टिंक्शन खत्म कर दी। सिर्फ ये था कि अमेलगमेशन होगा तो या तो इन द फॉर्म ऑफ मर्जर होगा या इन द फॉर्म ऑफ परचेज होगा, इन द नेचर ऑफ परचेज होगा। मर्जर के लिए 5 कंडीशंस थी। अगर वो पांचों कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो हम मानेंगे कि अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है। और अगर कंडीशंस पूरी नहीं हो रही है, एक भी कंडीशन अगर पूरी नहीं हो रही है, तो वो क्या थी हमारी? अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज था। अब अकाउंटिंग मेथड्स, मर्जर के लिए अकाउंटिंग मेथड कौन सा है? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। और परचेज के लिए परचेज मेथड्स। एक बार थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं हम कि हमारा जो मर्जर था उसमें हमारी कंडीशंस क्या थी? सबसे पहले क्या कंडीशन थी? ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर। ठीक है, सारी एसेट्स लायबिलिटी टेक ओवर करनी है। दूसरी कंडीशन थी, ये जो एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर करी हैं ये बुक वैल्यू में शो होंगी परचेजिंग कंपनी की। परचेजिंग कंपनी में जब इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वो बुक वैल्यू में शो इनकॉर्पोरेट करेंगे। थर्ड कंडीशन क्या थी? 90%, मोर देन 90% ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द सेलिंग कंपनी बिकम्स द शेयर होल्डर ऑफ परचेजिंग कंपनी। 90% से ज़्यादा जितने भी हमारे सेलिंग के शेयर होल्डर्स थे, मोर देन 90% अगर हमारे परचेजिंग के शेयर होल्डर बन जाते हैं तो ये भी हमारी एक कंडीशन थी। नेक्स्ट थी हमारी कंडीशन इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू पीसी। पीसी अगर हमारा मर्जर की फॉर्म है तो किस में पेमेंट होनी थी? शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। ठीक है। और एक और कंडीशन थी कैरी आउट ऑफ बिजनेस। फिफ्थ थी बिजनेस कैरी आउट करना है। जो परचेजिंग कंपनी ले रही है वो सेलिंग कंपनी के बिजनेस को कैरी आउट कर रही है। तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड का मतलब क्या है कि एक जेन्युइन पूलिंग है। सेलिंग कंपनी के सारे बिजनेस को, एसेट्स को, लायबिलिटीज को पूल करके परचेजिंग कंपनी अपने साथ पूल कर रही है और उसके बिजनेस को कंटिन्यू कर रही है। तो दैट वाज अ जेन्युइन अमेलगमेशन। अब बात आती है परचेज में, अगर हमारी ये 5 कंडीशंस पूरी नहीं होती हैं तो वो हमारी फॉर्म्स क्या हो गई? परचेज की फॉर्म हो गई। यहाँ हमने कंपैरिजन में दोनों एंट्रीज दी है तो थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन ड्यू हो गई, बिजनेस परचेज कर लिया, फर्म ने कुछ आ रहा है ना, बिजनेस परचेज किया तो दैट विल बी डेबिट एसेट्स टू द लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी। पेमेंट किसको करेंगे हम? लिक्विडेटर, ट्रांसफर कंपनी के लिक्विडेटर को। तो फर्स्ट एंट्री इज बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी। सेम एंट्री ही हमारी किस में होगी? परचेज मेथड में होगी। हाँ, कोई चेंज नहीं है। नाउ पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मर्जर फॉर इनकॉर्पोरेटिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। एसेट्स लायबिलिटी टेक ओवर करें तो उनको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है? देखो, सन्ड्री एसेट्स इंडिविजुअली, सारे एसेट्स हमने, देखो एसेट्स आ रहे हैं ना तो इसलिए डेबिट कर रहे हैं बिजनेस में, तो सन्ड्री एसेट्स और लायबिलिटीज भी बढ़ रही है हमारी तो इसको क्रेडिट कर रहे हैं। सीधा सीधा है ओपनिंग एंट्रीज में। तो सन्ड्री एसेट्स इंडिविजुअली जितने भी एसेट्स हैं टू सन्ड्री लायबिलिटीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व्स इंडिविजुअली अगर जितने भी शेयर होल्डर्स के रिजर्व्स हैं वो सारे रिजर्व हमें यहाँ लेने हैं टू बिजनेस परचेज अकाउंट। अब इसमें क्या है, हो सकता है जो हमारे एसेट्स की वैल्यू सारी लायबिलिटीज से ज़्यादा हो या हमारी लायबिलिटीज ज़्यादा हो एसेट से, तो उस केस में हमें क्या करना है? हमें डिफरेंस निकालना है और उस डिफरेंस को अगर परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है तो किस में ऐड हो जाएगा? वो जर्नल रिजर्व में ऐड हो जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगी, बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या होगी? हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ लॉस चली जाएगी, एक्विजिशन पे जो हमें लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये आएगी हमारी यहाँ बैलेंसिंग फिगर। क्लियर हुआ?
और इसके बेसिस पे भी निकाल सकते हैं हम, जैसे परचेज कंसिडरेशन है और हमें देखना है कि परचेज कंसिडरेशन कितनी है हमारी और पेड अप कैपिटल कितनी है। अगर परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है, पेड अप कैपिटल कम है, तो जो भी हमारा डिफरेंस है वो कहाँ से चार्ज करेंगे हम? रेवेन्यू रिजर्व से चार्ज करेंगे या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करेंगे। क्लियर? और ये जो बैलेंस आएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर, ये आएगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये आ जाएगी हमारी जर्नल रिजर्व में। परचेज मेथड में क्या है, सेम करनी है एंट्री, तो हमें सन्डे एसेट्स इंडिविजुअली लेने हैं, सन्डे लायबिलिटीज इंडिविजुअली क्रेडिट करने हैं, बस हमें क्या नहीं लेने, इनके रिजर्व नहीं लेने हैं। रिजर्व के नाम पे क्या आएगा, स्टेट्यूटरी रिजर्व्स लेने हैं खाली, जो कि हमें आगे आने के लिए टाइम के लिए मेंटेन करने हैं, जो कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट्यूटरी रिजर्व्स को ही हमें मेंटेन करना है, अदरवाइज और कोई रिजर्व हम नहीं कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब हमारे सन्डे एसेट्स जो हैं वो अगर ज़्यादा हैं लायबिलिटीज से, तो यहाँ आ जाएगी क्या हमारी कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये आ गया हमारा कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। और अगर हमारी लायबिलिटी ज़्यादा है तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई हमारी गुडविल। मीन्स अगर हम लायबिलिटीज से ज़्यादा कुछ पेमेंट कर रहे हैं परचेज कंसिडरेशन में, तो वो क्या है, हम किस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं, गुडविल के लिए पे कर रहे हैं। क्लियर? तो ये हो गई हमारी इनकॉर्पोरेटिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। नेक्स्ट एंट्री हमारी फॉर डिस्चार्जिंग द परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज करना है, यहाँ भी हमें एक पॉइंट का ध्यान रखना है क्योंकि ये डिफरेंस हमारी कंडीशन में आता है। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट या मर्जर में क्या करना है, लिक्विडेटेड ट्रांसफर कंपनी अकाउंट, डिस्काउंट ऑन शेयर, ये हमारी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि शेयर हमारे क्वेश्चन में शेयर जो इशू हो रहे हैं क्या वो डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैंक और टू नॉन कैश कंसिडरेशन फॉर द डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स। देखो इसमें जर्नली क्या आएगा, हमारी एक एंट्री आएगी टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड बैंक, ये दो आएंगी। ये क्या है, हमारे पास ऑप्शन है, अगर हमारे शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम इधर आ जाएगा हमारा, और अगर डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं तो डिस्काउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। एक ये हमारा पॉइंट है नॉन कैश कंसिडरेशन टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। देखो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं, जैसे अब हमने बताया कि मोर देन 90%, हमने 100% नहीं कहा ना, तो कुछ 2, 4, 5, 10%, 9% लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं ना जो ये कहें कि हमें शेयर्स नहीं लेने हैं परचेजिंग कंपनी के, वो खुश नहीं है इस एमलगमेशन से। तो उनको आपको कैसे सेटल करना है, किस तरह से आपने उनको सेटल किया है, क्या उनको पेमेंट करी है, वो एक म्यूचुअल एग्रीड वैल्यू होगी और वो यहाँ आएगी नॉन कैश कंसिडरेशन टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। इन केस क्वेश्चन में गिवन है तो करेंगे, नहीं गिवन है तो नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा डिस्चार्जिंग परचेज कंसिडरेशन। तो मेन जो हमारी कंसिडरेशन पे हुई है किस में हुई है, हमारी शेयर कैपिटल में हुई है। और ये जो बैंक अकाउंट से हम दे रहे हैं वो हम किस में दे रहे हैं, खाली फ्रैक्शन ऑफ शेयर के लिए दे रहे हैं। और फ्रैक्शन ऑफ शेयर, अभी फ्रैक्शन ऑफ शेयर मतलब क्या हुआ, सपोज करो हमें पेमेंट जो करनी है वो हमने नंबर ऑफ शेयर निकाले, कितना हमें नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं परचेजेस कंपनी को, सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को। हमारे नंबर ऑफ शेयर आए 1000.5। अब ये 0.5 तो फ्रैक्शन हो गया, 0.5 शेयर कहाँ से देंगे भाई, तो हमने क्या किया, इन 1000 को पेमेंट कर दी रेट से, जो भी हमारा रेट था। तो ये तो सॉरी, इन 1000 को तो हमने शेयर दे दिए, और ये जो 0.5 था ना, इस 0.5 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने अपने रेट से, और हमारा ये आ गया कैश। तो नाउ दिस कैश विल बी पेबल टू द शेयर होल्डर, सिर्फ फ्रैक्शन के लिए, अदरवाइज हम कैश नहीं कह रहे हैं, वरना वो मर्जर की फॉर्म नहीं रहेगी, वो बदल जाएगी, परचेज में बदल जाएगी, क्योंकि मर्जर की कंडीशन ये है कि जो परचेज कंसिडरेशन पीसी देनी है वो हमें इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स देनी है ऑफ द परचेजिंग कंपनी। नाउ परचेज मेथड में क्या आना है, कंडीशन नहीं है भाई, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी को पे कर रहे हैं हम, सिमिलर कंडीशन है, डिस्काउंट पे शेयर इशू कर रहे हैं तो, अदरवाइज शेयर कैपिटल में भी कर सकते हैं, डिवेंचर में भी कर सकते हैं, या बैंक के थ्रू भी दे सकते हैं, मीन्स कैश में भी दे सकते हैं। तो यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पीसी हम किसी भी फॉर्म में पे कर सकते हैं। अब आते हैं, इफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ सेलिंग कंपनी आर बोर्न बाय द परचेजिंग कंपनी, कौन पे कर रहा है, परचेजिंग कंपनी कर रही है ना। अगर पे कर रही है, परचेजिंग सेलिंग ही कर रही थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ एंट्री आती नहीं, लेकिन अगर परचेजिंग कंपनी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न कर रही है तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जर्नल रिजर्व अकाउंट टू बैंक अकाउंट। हम क्या करेंगे, इन एक्सपेंसेस को जो सेलिंग के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जर्नल एक्सपेंसेस थे उनसे चार्ज करेंगे, ठीक है, रिएम्बर्स कर देंगे। और परचेज मेथड में क्या करेंगे, कैपिटल और गुडविल अकाउंट टू बैंक अकाउंट।
being liquidation expenses of the selling company reimbursed. Clear? नेक्स्ट आते हैं हम फॉर द फॉर्मेशन एक्सपेंसेस ऑफ द परचेजिंग कंपनी. अब वो तो लिक्विडेशन की एक्सपेंसेस थी, अब ये फॉर्मेशन भी होगी ना नई कंपनी की. फ्लोटिंग चार्ज हुए, शेयर इशू के चार्ज हुए, तो इनको क्या कहते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं. अब ये हमारी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस थी परचेजिंग कंपनी की, उनको पे करना है. तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट एक्सपेंसेस हैं टू बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दी हमने. सिंपल एंट्री और दोनों में सेम होगी, या परचेज है या मर्जर है. अब आते हैं व्हेन स्टैट्यूटरी रिजर्व भी मेंटेन. अभी हमने बताया कि जो हमारी मर्जर में सारे रिजर्व हम ले लेते हैं और सबको क्या करते हैं? इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं. लेकिन तो यहाँ तो हमारी कोई एंट्री होगी नहीं. अब एंट्री होगी, इसके लिए सिर्फ एंट्री होगी अगर हमारा परचेज मेथड है अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट. जो भी स्टैट्यूटरी रिजर्व है जितने भी दिन के लिए वो मेंटेन करना है, तो हमें उसका अलग से एक अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना होगा इस रिजर्व को मेंटेन करने के लिए परचेजिंग कंपनी को. नेक्स्ट आते हैं हम इफ एनी लायबिलिटीज टेकन ओवर इज डिस्चार्ज बाय द परचेजिंग कंपनी. अब परचेजिंग कंपनी ने जो लायबिलिटी टेक ओवर करी है वो उनको डिस्चार्ज भी तो करेगा. तो उन लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के लिए रिस्पेक्टिव लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. इस लायबिलिटीज को हम किस वे में किस फॉर्म में डिस्चार्ज कर सकते हैं? उनको शेयर कैपिटल दे सकते हैं, उनको डिबेंचर इशू कर सकते हैं, या उनको कैश पेमेंट कर सकते हैं. सिमिलर वे में परचेज में भी इसी तरह से हम करेंगे. यहाँ कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, रिस्पेक्टिव लायबिलिटी है तो उस लायबिलिटी को सपोज करें बैंक के क्रेडिटर्स, बैंक था, बैंक से लोन लिया हुआ है, वो हमने उनका टेक ओवर कर लिया परचेजिंग कंपनी ने, तो बैंक को शेयर कैपिटल भी इशू की जा सकती है, डिबेंचर्स भी इशू किए जा सकते हैं, या उनको कैश भी दिया जा सकता है. तो यहाँ कोई डिस्टिंक्शन नहीं है इफ द लायबिलिटी टेकन ओवर इज डिस्चार्ज बाय द परचेजिंग कंपनी. इफ देयर इज बोथ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व, गुडविल में भी सेट ऑफ अगेंस्ट द कैपिटल रिजर्व. यहाँ हमने देखा जब हमने मर्जर में पढ़ा तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व तो आया ही नहीं था. क्या था वो? जनरल रिजर्व था या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, वो तो हमने वहां से चार्ज कर लिया जनरल रिजर्व से. तो ना तो हमारी कैपिटल रिजर्व आई ना गुडविल आई. ये कब आ सकती है? हमारी परचेज मेथड में. तो यहाँ हमें एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है. परचेज मेथड में देखो बैलेंस शीट में या तो कैपिटल रिजर्व होगा या गुडविल होगी, एक ही चीज रह सकती है. तो अगर हमारी गुडविल आई है, हमने ज़्यादा पेमेंट किया, तो हम क्या करेंगे? उसको अपने कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट कर देंगे. तो एंट्री विल बी कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ये एंट्रीज थी हमारी परचेजिंग कंपनी में. सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कुछ जर्नल एंट्रीज का. जैसे अगर मैं बात करूं, आपको आपने एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होगा, याद भी होगा शायद. जैसे हमारे एसेट्स हैं, फिर आते हैं लायबिलिटीज, फिर कैपिटल आती है, फिर हमारे आते हैं रेवेन्यू, और फिर आती है हमारी एक्सपेंसेस. मॉडर्न के हिसाब से हम क्या करते हैं? इनको इंक्रीज है, डिक्रीज है, डिक्रीज है, डिक्रीज है और इंक्रीज है, तो इनको करते हैं हम डेबिट. फिर क्योंकि अपोजिट होता है, तो ये अगर डिक्रीज है, दिस इंक्रीज, दिस इंक्रीज, दिस इंक्रीज एंड दिस इज डिक्रीज, ये होती हैं क्रेडिट. मीन्स सभी ट्रांजेक्शन को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. या तो वो असेट्स होंगे, लायबिलिटीज होंगे, कैपिटल होगी, रेवेन्यू या प्रॉफिट्स होंगे, या एक्सपेंडिचर्स होंगी, लॉसेज होंगे. तो उनको इस तरह से करना है. देखो जर्नल एंट्रीज बहुत मुश्किल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने, या फिर थोड़ा सा आप वो कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं जो हमारे रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है. तो कहीं भी कुछ भी लगा दीजिए, ये चीज़ें कभी फेल नहीं होती हैं. ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो जर्नल एंट्रीज में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. क्लियर हुआ? इसके बाद कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम सॉल्व इलस्ट्रेशंस लेंगे, कुछ अच्छी सी इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे जिसमें कई सारे प्रॉब्लम्स को हम कवर कर लेंगे. अगर कोई डाउट्स हैं आपके, कोई क्वेरीज हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं आप मुझे इस टॉपिक के रिगार्डिंग. और शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल. प्लीज़ hit the bell icon to get the notifications for new uploads. All the best. Thank you. Have a nice day.